जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक का। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस घोषित किया है? अमेरिकी सरकार ने, तो वह दिवस है दोस्तों 8 मई। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। यह 6 साल चला था, है ना। तो 8 मई 1945 को, 8 मई 1945 को जर्मनी बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध रुक जाता है। इस वजह से इसी दिन 8 मई को हम अमेरिकी सरकार ने इसे विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत का कब तक तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 2035 तक दोस्तों। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 के 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 96वां। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। किसके द्वारा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंपस कलिंग पहल की शुरुआत की जाती है? कैंपस कलिंग पहल की शुरुआत की जाती है दोस्तों, तो वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा परियोजना की शुरुआत की जाती है दोस्तों? तो नक्शा परियोजना की शुरुआत की जाती है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में, है ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नक्शा का फुल फॉर्म होता है NEKSHEA, है ना। N फॉर नेशनल, जी NE फॉर नेशनल, G फॉर जियोस्पेटियल, K फॉर नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेंट्स, अर्बन हैबिटेंट्स, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेसेनिका मिशेल का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो वह है चिली देश से है दोस्तों। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं चिली के वेसेनिका मिशेल, है ना। और उन्हें लैंगिक समानता और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो वह ओमान के मस्कट में किया गया है दोस्तों, मस्कट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है दोस्तों ब्रिक्स का? तो वह है दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ब्रिक्स का हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ब्रिक्स का 2025 का सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया है, ब्राजील में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो राजस्थान में स्थापित की गई है दोस्तों। इसकी ऊंचाई हम लोग देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 112 मीटर है ना। और हम लोग जानते हैं आचार्य सुसीवर, जिसको कि स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ पीस। तो स्टेच्यू ऑफ पीस भी हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में ही है दोस्तों। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहते हैं दोस्तों, वह हमारा महाराष्ट्र में है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में, स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भी राजस्थान में है दोस्तों। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है? तो वह है दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। राजमुंदरी का नाम बदल करके राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहां पर राष्ट्रीय
हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है? तो निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य मुख्य अतिथि घोषित किया है दोस्तों? तो वह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवे सुबियांतो, है ना। उन्हें ही 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में प्रख्यात नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदनी लखिया का निधन हुआ। वह मुख्यतः किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है दोस्तों? तो वह कथक से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का नाम क्या है दोस्तों? तो प्लास्टिक आइस 7 है नाम इसका। पानी के चौथे स्वरूप, पानी की चौथा अवस्था दोस्तों, है ना। फरवरी 2025 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह है हमारे सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है? तो वह है दोस्तों फेमस खिलाड़ी पीवी सिंधु। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है ना। और मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। और स्वप्निल कुशाले का भी संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर मैंग्रोव वन आवरण है दोस्तों? तो 0.15% पर मैंग्रोव वन आवरण है। और सबसे अधिक मैंग्रोव वन आवरण जो है सो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। और हम लोग क्षेत्रफल से देखेंगे दोस्तों, तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर में मैंग्रोव वन फैला हुआ। 4992 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए निम्नलिखित में से किस प्रेम गीत को बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है? तो वह है दोस्तों सेवडा लिंका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन परियोजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 10,066 करोड़ रुपए आवंटित की गई है दोस्तों बिहार के रेलवे परियोजनाओं के लिए, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली 125 यूनिट मुफ्त बिजली जो है सो शुरुआत किया है दोस्तों, प्रदान करने की घोषणा की है। तो वह कब से की गई है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वह किया गया है 1 अगस्त 2025 से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक तरंग है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंग आंतरिक तरंग है। अगला प्रश्न है, एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो गलनांक क्या होता है? तो गलनांक कम हो जाता है दोस्तों, है ना। घर्षण गुणांक क्या है दोस्तों? तो घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है दोस्तों, जिसकी कोई विमा नहीं है, यानी कि कोई यूनिट नहीं है। 1 kg वाट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर मान लेते हैं कि 1 kg है, 1 kg है। तो W बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, W बराबर mg होता है ना। और तो मास हमारा 1 kg है और g हमारा 9.8 न्यूटन 9.8 लेंगे, है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान। तो हमारा 9.8 न्यूटन जो है सो निकल करके आएगा W बराबर। तो वही 9.8 न्यूटन 1 kg वाट के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो वह है दोस्तों संपीड़ित वायु, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है ना। स्प्रिंग का किया जा सकता है, बैटरी का और संधारित्र का भी किया जा सकता है दोस्तों। या तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है दोस्तों? तो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने वाला है हमारा Fe प्लस CuSO4, जो कि FeCu को रिप्लेस करके खुद जगह ले लेता है और FeSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है दोस्तों। या तो यही हमारा विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में
किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। परमाणु बम जो है सो उसमें नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। क्यूरी यूनिट है, क्यूरी, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। क्यूरी यूनिट है किसकी? तो रेडियो धर्मिता की, ऑप्शन नंबर सी का 1 है। और चार्नोबिल आपदा जो कि यूक्रेन में हुआ था, वह रेडियो धर्मिता अपशिष्ट के कारण हुआ था। तो अतः इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विलयन में यदि विलय और विलायक दोनों गैस अवस्था में हो तो विलयन का प्रकार क्या होगा? विलय विलायक दोनों गैस अवस्था में, तो विलयन का प्रकार होगा गैसीय विलयन दोस्तों। सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि हम गलित NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो उत्पाद क्या होंगे दोस्तों? तो NaCl2 उत्पाद होंगे। ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में का एक लाभ क्या है दोस्तों? तो इसका एक लाभ है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है कि नहीं है कि विटामिन के जल में घुलनशील है। यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। विटामिन के वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि ये डी, ई, के, ये सब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि है दोस्तों? तो वह ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाह बाहिर्स्रावी ग्रंथि दोस्तों पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पाद ऑफ हार्मोन और उसके कार्यों को दर्शाना है दोस्तों। तो ऑक्सिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सिन का कार्य है शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन का कार्य है कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन का कार्य है दोस्तों कोशिका का विभाजन। और एब्सिसिक अम्ल इसका कार्य है वृद्धि अवरोधक। यतः हमारा इसका सही उत्तर देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आर्द्रता, ऑक्सीजन और उचित तापमान की आवश्यकता है। यथा हमें आवश्यक नहीं पूछा गया है तो प्रकाश है। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो लिथोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। और लिथोफाइट्स कहते हैं। एरिमोफाइट्स कहते हैं दोस्तों जो कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को हम लोग एरिमोफाइट्स कहते हैं। सेमोफाइट्स जो कि बालू में उगने वाले पौधे होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सेमोफाइट्स कहते हैं। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। युग्मों का निर्माण विरसन और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपादित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग पृथ्वी के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। शेर जंगली जानवर होता है। द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सम 20 बॉयज वेयर अब्सेंट। तो अब्सेंट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। तो इसमें से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सम हमारा डिटरमाइनर है। यदि आप इंग्लिश की जानकारी रखते हैं दोस्तों तो आपको ये सब पता ही होगा। सम डिटरमाइनर है। 20 हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। बॉयज हमारा देखेंगे तो हमारा ये नाउन है ना। वेयर तो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और अब्सेंट हमारा क्या है? तो ये हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। या तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लेड। तो लेड का फेमिनिन जेंडर होता है लेस दोस्तों। लेड मतलब लड़का कहा जाता है, लेस मतलब लड़की के सेंस में ये सिंबलाइज होता है दोस्तों। नीचे दिए गए शब्द, नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों को भिन्न विभिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। तो हरा रंग, हरा से हरा रंग पर जो है सो प्रदर्शित होता है दोस्तों। और
हरा से हरी, जिसको कि हम लोग भगवान भी कहते हैं, वह भी परिलक्षित होता है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है दोस्तों? तो इसका सही विलोम युग्म है गौरव और लाघव, है ना, लाघव। तो यह दोनों विलोम शब्द है दोस्तों। 99 के फेर में पड़ना, तो इसका मुहावरे का यह अर्थ है दोस्तों धन कमाने में लगा रहना। ऑप्शन नंबर ए। दून घाटी अवस्थित है दोस्तों, तो दून घाटी अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी। दून घाटी अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, रामनगर दून के बीच। इसकी लंबाई यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है ना। और इसकी चौड़ाई देखेंगे दोस्तों, तो यह लगभग 7 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। किसकी? तो दून घाटी की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन में का बिहार में आगमन 12 दिसंबर 1928 को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो इसका सुझाव दिया था जी मिर्डल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। गुरनार मिर्डल, जिसको जिनका पूरा नाम है, उन्होंने ही रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था दोस्तों। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है और 1978 से 80 तक जो है सो रोलिंग प्लान चलता है दोस्तों। और इसे अनवरत योजना भी कहते हैं दोस्तों, है ना, इसे अनवरत योजना भी कहते हैं। और जी मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, जो कि इनकी फेमस पुस्तक है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरनार मिर्डल के द्वारा लिखी गई है और इसी में रोलिंग प्लान के बारे में बताया गया दोस्तों। रोलिंग प्लान का नियम प्रतिपादित इसी बुक में किया गया है। अगला प्रश्न है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? तो वह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है दोस्तों। इस संगठन का कार्य है अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दों का विवेचन और निर्णय के लिए यह राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करता है दोस्तों। जब किसी देश का अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो इसका प्रभाव होता है दोस्तों। क्या प्रभाव होता है? तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण और छोटे शहरों के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कार्य करता था दोस्तों। इस वजह से इसे शुरू किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो मत्स्य पालन से है। और हम लोग जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन का जो है सो संबंध है दोस्तों किससे? तो हरित क्रांति से है। हरित क्रांति में ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था। आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंध रखता है दोस्तों। और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंध रखता है। इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों? तो वह है हमारा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में, है ना, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है। कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 43 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो है दोस्तों, जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी में पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी अवधि उसके अधिकार का मामला बन जाता है दोस्तों। तो सभी कैदियों को पैरोल नहीं दिया जाता दोस्तों। जो समाज में फिर से शामिल होने में सक्षम हो, वैसे ही कैदियों को पैरोल दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर, ये गलत है दोस्तों। उसके बाद दूसरा में है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। यह बात सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नए संसद भवन का डिजाइन
किसने तैयार किया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि विमल पटेल ने जो है सो नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों, है ना। इसमें लोकसभा कक्ष को की संख्या देखा जाए नए लोकसभा भवन में दोस्तों, तो 888 है लोकसभा से सीटों की संख्या, बैठने की सीटों की संख्या। और राज्यसभा का देखा जाए दोस्तों, तो 384 सीट उपलब्ध है इसमें। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो वह है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सूची 1 और 2 को हम लोग सुमेलित करेंगे तो अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग से है, इस बात को हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है दोस्तों? तो लोक सेवा आयोग से है। और अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है दोस्तों, है ना। और अनुच्छेद 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है ना। यह था हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो निर्वाचन सुधारों से है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। लाल त्रिकोण चिन्ह किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक है। संकट का प्रतीक है दोस्तों उल्टा झंडा, है ना। खतरे का प्रतीक है लाल झंडा, विरोध का प्रतीक है काला झंडा, है ना। और संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा। अगला प्रश्न है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है दोस्तों? तो अल्पना पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर डी, ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो नीला चक्र जो है सो यूरोप का प्रतीक है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का, है ना। इसमें से हम लोग जानते हैं ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के जो है सो चक्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से पीला रंग एशिया को प्रतिपादित करता है, प्रदर्शित करता है ना। और ऑस्ट्रेलिया को हरा रंग वाला चक्र जो है सो प्रदर्शित, मतलब उसका एक तरह से है कि प्रतिबिंबित करता है ऑस्ट्रेलिया को। और अफ्रीका को काला चक्र प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। और यूरोप को तो हम लोग देखे कि नीला चक्र प्रतिबिंबित करता है। और लाल चक्र भी होता है दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका, लाल चक्र जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्रतिबिंबित करता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वजह से आप इसे भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, जेवादी और शिवराय पहाड़ी में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों? तो वह कुडुप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसका ज्यादा विकास आंध्र प्रदेश में हुआ है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। वृहद हिमालय के घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति समुदाय ऋतु प्रवास करती है दोस्तों? तो ऋतु प्रवास करती है भोटिया। ग्रीष्म काल में जो है सो या बुग्याल में चली जाती है, और शरद ऋतु में या घाटियों में लौट आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो हम लोग जानते हैं कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम को हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका सही उत्तर सी है दोस्तों। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है दोस्तों, उसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं, है ना। और अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिलती है, उसे हम लोग दोस्तों नंद प्रयाग कहते हैं, है ना। अलकनंदा धौली गंगा जहां मिलती है दोस्तों, उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं दोस्तों, या फिर इसे जोशीमठ भी कहा जाता है दोस्तों। अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है। और जानते हैं दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है दोस्तों, उसे ही हम लोग देव प्रयाग कहते हैं दोस्तों। इस बात से हम लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों, देव प्रयाग, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वजह से हम इस पे इतना टाइम दे रहे हैं, तो आप भी इसे समझने का प्रयास करें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका। ये रिहंद नदी पर है दोस्तों, और यह रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है, इस बात को भी याद रखेंगे। कौन सी मृदा जल योजित रूप से पीली दिखाई पड़ती है दोस्तों? तो लाल मृदा जो सो पीली दिखाई देती है। इंद्रावती नदी प्रमुख सहायक नदी है गोदावरी की। अगला प्रश्न है, कोण क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा
छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है तो ओरंग जो है सो ओरंग राष्ट्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, और यह ओरंग असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद जो सो हवाई अड्डा और स्थान दिया हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कोलकाता में नहीं है दोस्तों, यह रायपुर में है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इताबीरा पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इताबीरा पहाड़ी सर्वप्रथम तो ये हम लोग जान लेंगे कहाँ है, तो यह ब्राजील में अवस्थित है दोस्तों, है ना। और यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। डॉक्टर पवन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह पवन स्वास्थ्यवर्धक होता है दोस्तों। और किस पवन को जाना जाता है? तो हरमटन पवन को जाना जाता है डॉक्टर पवन के नाम से। फॉर्मोसा जल संधि अलग करता है दोस्तों किसको किससे? तो चीन को ताइवान से अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन है दोस्तों? तो सुपीरियर झील है। यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है। और किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों? तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाले थे देवपाल। विक्रमशिला का महावीर किस पाल नरेश द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह थे दोस्तों धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब के काल की रचनाएं हैं दोस्तों? तो मुतखब उल लुबाब और आलमगीर नामा जो सो दोनों ही औरंगजेब काल की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1517 में खतौली युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा संगा को किसको पराजित किया था दोस्तों? तो मेवाड़ के शासक राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो कोचीन में बनाई थी, यानी कि केरल में। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया दोस्तों? तो जमींदारों के साथ किया गया अस्थायी बंदोबस्त, है ना। अस्थायी बंदोबस्त वैसे देखा जाए दोस्तों तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त होता है कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना। रेलवे, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। इनका शासनकाल देखा जाए दोस्तों तो 1848 से 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? केरल में मालाबार तट पर हुआ था। और यह विद्रोह 1836 में होता है दोस्तों, है ना, केरल के मालाबार तट पर। तो मोपला कौन थे दोस्तों? तो मोपला मुसलमान थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन भाग लेने के लिए गए थे दोस्तों? तो महादेव देसाई गए थे, देवदास गांधी भी गए थे और घनश्याम दास बिरला भी गए थे। यह था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा हम लोग देखेंगे तो 11 मार्च 1942 ईस्वी को किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। और यह 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है क्रिप्स मिशन। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था दोस्तों? तो वह थे ले बार्बिए, है ना। जार का संबंध किससे दोस्तों? तो हम लोग जार शासक हैं रूस के दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और अंतिम शासक दोस्तों हम लोग जानते हैं रूस का अंतिम शासक जो जार थे वह जार निकोलस द्वितीय थे। जार निकोलस द्वितीय जो है सो अंतिम शासक थे दोस्तों। निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न गणित के दोस्तों, तो आप इसे खुद ही हल करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। आप हर रोज नई ऊंचाइयों को छुएं और आप सफलता प्राप्त करें। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाएं के साथ हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।